हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की, तो आप सभी को पता है कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो हमें सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत होती है। तो ह्यूमंस में ये सेक्स ऑर्गन डिवाइड होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। एंड ये जो डिवीजन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जो ऑर्गन्स गैमेट बनाएंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो ऑर्गन उन गैमेट को मैच्योर होने में, उनके स्टोरेज में और उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ वो एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज करेंगे। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, तो ये गैमेट के मैचुरेशन, उनके स्टोरेज और उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होती हैं टेस्टिस, एंड फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, तो इन दोनों ऑर्गन्स को छोड़ के अदर जितने भी ऑर्गन्स आप पढ़ते हो वो सारे क्या हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में आप जब डक्ट सिस्टम पढ़ते हो तो वहाँ पे आप एपिडिडाइमिस, आप रेटिटेस्टिस वगैरह पढ़ते हो, वो सब क्या है? एसेसरी, वो सब आपकी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। या फिर आप फीमेल में फैलोपियन ट्यूब या वजाइना वगैरह जो पढ़ते हो वो सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं इस टॉपिक से आपके, वो आपके बनते हैं टेस्टिस एंड उसकी स्ट्रक्चर से, वहाँ पे कौन कौन सी सेल होती है, उनका क्या फंक्शन होता है, एंड साथ ही साथ जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको आपको अच्छे से समझना है। अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसमें एक टेस्टिस का पेयर होता है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिशिलिया होता है। अब अगर हम बात करें टेस्टिस की, जो हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। एसेसरी डक्ट में कौन कौन सी डक्ट है? एसेसरी डक्ट में आपको रेटिटेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंट डक्ट पढ़नी है। एसेसरी ग्लैंड में अगर हम बात करें, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दी गई है और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप जो भी ग्लैंड पढ़ोगे इनमें से प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सिंगल है, जो कि क्या है? सिंगल ग्लैंड है। बाकी सेमिनल वेसाइकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये पेयर में होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। वहीं एक्सटर्नल जेनिशिलिया में हम पेनिस के स्ट्रक्चर और स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होती हैं मेल्स की वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है इंग्वल कैनाल। इंग्वल कैनाल क्या होती है? इंग्वल कैनाल बेसिकली एक वो रास्ता है जहां से जो भी ब्लड वेजल हैं जो टेस्टिस में ब्लड सप्लाई करेंगी, या फिर कोई अदर डक्ट है जो टेस्टिस में चीज़ों को लाएंगी या चीज़ों को ले जाएंगी, वो सारी डक्ट्स इस कैनाल से पास होती हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो आपको दिख रही है, मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखी है, ये क्या होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, या कह दो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि टेस्टिस को जोड़ के रखती है। किसके साथ जोड़ के रखती है? आपके एब्डोमिनल वॉल के साथ।
ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी के साथ। अब देखिए ये जो टेस्टिस होती हैं, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर मतलब डक्ट आती है, रेटी टेस्टिस, वो टेस्टिस के अंदर ही होती है। वहां रेटी टेस्टिस से जो डक्ट है वो बनती है वाज डिफरेंट। क्या बनती है? वाज डिफरेंट। इसको जब हम अभी डिटेल में देखेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। क्या बनती है? वाज डिफरेंट। वाज डिफरेंट में काफी बड़ा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ये एम्पुला क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। इसी वाज डिफरेंस से आगे जाके कनेक्ट होता है सेमिनल वेसाइकल, जो कि हमारा क्या है? एसेसरी ग्लैंड है। फिर ये वाज डिफरेंस जाके ओपन होती है किसमें? यूरेथ्रा में। एंड जहां पे ये ओपन होती है वहां पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड ये देखिए ये भी किस में है? पेयर में है। इसके बाद आपकी पेनिस की ये पूरी स्ट्रक्चर आ जाती है, एक्सटर्नल जेनिशिलिया जिसको कहा जाता है। इसमें आपको यूरेथ्रा देखने को मिल जाता है जिसको हम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से यूरिया भी पास होगा, जो यूरिन है वो भी पास होगा, और साथ ही साथ जो गैमेट्स है वो भी पास होंगे, तो इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो यूरेथ्रा होता है उसकी कवरिंग पे स्किन्स होती हैं, ठीक है। पेनिस की स्ट्रक्चर जो होती है उस पे स्किन होती है आउटर मोस्ट साइड पे, तो उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। एंड उस फोर स्किन के नीचे एक पेनिस का फूला हुआ पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ये पूरी क्या है? स्ट्रक्चर है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आइए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको दो टर्म पता होनी चाहिए, कभी भी पूछ लेता है। सर्कमसीजन। सर्कमसीजन क्या होता है? सर्कमसीजन का मतलब होता है फोर स्किन को रिमूव करना, ठीक है। जैसे एक रिलीजन है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उस रिलीजन में आपने देखा होगा ये सब चीजें होती हैं, वहां पे फोर स्किन को जो मेल होता है उसके फोर स्किन को निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन बोलते हैं। इसी तरीके से कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इंग्वल हार्निया। इसमें क्या होता है? इसमें होता ही है कि अभी हमने जो इंग्वल कोड देखी थी या इंग्वल कैनाल देखी थी, उस इंग्वल कैनाल में इंटेस्टाइन का पार्ट मूव कर जाता है। इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट उस कैनाल में मूव कर जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेन होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंगुनल हार्निया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्टिस की, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। टेस्टिस की कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। वन पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। ओरिजिन मीजोडर्मल मतलब देखिए, जब हम फीटल स्टेज में होते हैं तो हमें पता है, मतलब फीटल भी नहीं बने होते, जब हम जाइगोट स्टेज में होते हैं एक तरीके से कह दीजिए, तो हमारे पास तीन जर्म्स लेयर होती हैं। एक होती है एक्टोडम, एक होती है मीजोडम, और एक होती है एंडोडम। ये तीन लेयर होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं। इसमें से जो टेस्टिस है वो मीजोडर्म लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। टेस्टिस की जो शेप है ओवल शेप्ड है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट 14 ग्राम। ये आपको याद नहीं रखना, बहुत रेयर चांस है कि ये कुछ पूछे। आइए अब हम बात करते हैं टेस्टिस के पोजीशन की, कि टेस्टिस कहाँ होती हैं। मैमल्स में जो टेस्टिस होती है, यानी मैमेलियन टेस्टिस जो होती है, आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये आपको याद रखना है कि जो पोजीशन होती है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक पैकेट में या एक पाउच में, एंड उस पैकेट या पाउच को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। देखिए एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी हमारी बॉडी में वो स्पेस है जहां पे स्टमक प्रेजेंट होता है। तो उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक अलग से, जैसे मान लीजिए ये एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें आपका ऐसे स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है, जे शेप्ड का होता है, इसमें स्टमक है, तो इसके बाहर एक अलग से पैकेट बना दिया गया। इस पैकेट को हमने बोला स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम में जो टेस्टिस हैं उनको रखा गया। अब ऐसा क्यों करा गया ये आपको समझना जरूरी है, एंड कई बार पेपर में पूछा भी जाता है। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये याद रखना, कई बार पूछा गया है ये,
कि जो स्क्रोटम होते हैं वो टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अच्छा, ये लो टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों है? लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेस्टिस होती है उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उस चीज़ को फुलफिल्ड करने के लिए जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। टेस्टिस ऑफ मेल बॉडी आर फॉर्म्ड इनसाइड इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी। देखिए, मैं ये समझाता हूँ, जब आप बेसिकली फीटल स्टेज में होते हो, जब हम डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे होता ये है कि जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, या ऐसे कह दीजिए कि जो हमारी टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनती है। बट जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब मदर के पेट में हम बड़े हो रहे होते हैं, फीटल स्टेज में हम होते हैं, उसके 7 मंथ के दौरान, जब हम 7 महीने के होने वाले होते हैं मदर के पेट में, तो उस टाइम पे जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम से जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर मूव कर जाती हैं। पहले वो एब्डोमिनल कैविटी में थी जब हम मदर के पेट में थे, और हम 7 महीने के भी नहीं हुए थे, हम 1-2 महीने के थे। तो उस टाइम पे जो वैसे तो 3rd या 4th मंथ में टेस्टिस बनती हैं, तो उस मंथ में जो टेस्टिस थी वो एब्डोमिनल कैविटी में बनी। अब जैसे जैसे हम मदर के पेट में 7 मंथ के हुए, मतलब 7th मंथ चल रहा था, उस टाइम पे जो टेस्टिस थी वो एब्डोमिनल कैविटी से निकल के कहाँ चली गई? वो चली गई स्क्रोटम में। और ये हुआ किस वजह से? ये हुआ टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन की वजह से। किसके प्रोडक्शन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये वैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है नीट में, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्रिप्टोकार्डिज्म। क्या होता है? क्रिप्टोकार्डिज्म का मतलब होता है जब मान लीजिए जो मेल बेबी डेवलप हो रहा है मदर के पेट में, उसकी जो टेस्टिस है वो 7th मंथ में वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में मूव ना करे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोकार्डिज्म। ठीक है। ऑर्किडोपैक्सी क्या होता है? ऑर्किडोपैक्सी इसी का बेसिकली ट्रीटमेंट होता है। जब टेस्टिस अपने आप एब्डोमिनल कैविटी से नहीं जा पाती स्क्रोटम में, तो उस टाइम पे डॉक्टर सर्जरी करके ये काम करते हैं, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्किडोपैक्सी। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म होती है कैस्ट्रेशन। ये नीट में आई हुई है टर्म। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी भी मेल ऑर्गेनिज्म में से टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं या फिर टेस्टिस को क्रश कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपने बुल्स को देखा हो, किनको देखा हो? बुल्स को। तो उनमें हम कैस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद जो बुल होते हैं उनको ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लॉक। चलिए, तो आई होप आपको टेस्टिस की अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी उतनी समझ में आई। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन की। हमने क्या करा? एक टेस्टिस ली, जैसे मान लीजिए एक टेस्टिस है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमने काट दिया, जैसे आप नींबू काटते हो उस तरीके से हमने इसको काटा और हमने स्लाइड पे रखा, तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिली। अब इन स्ट्रक्चर में क्या क्या है, आइए उनको समझते हैं। तो मैंने जब इसको स्लाइड पे रखा, टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन काट के मैंने स्लाइड पे रखा, तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखी? मैंने तो सबसे पहले देखा कि इनके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, या ऐसा कह दो कि एक टेस्टिस के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया क्या? सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या नाम दिया? सेमनीफेरस टिब्यूल नाम दिया। इन सेमनीफेरस टिब्यूल में अलग अलग तरीके के सेल्स थे, जैसे कि इनके पास स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे। यहाँ पे आपको जो सर्कुलर ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे। इनके अलावा इनके पास सर्टोली सेल्स थी। कौन सी सेल्स थी? सर्टोली सेल्स थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा? अभी इनका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हमें कुछ इस सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर
हमें कुछ सेल्स देखने को मिल रही हैं और इन सेल्स को हमने नाम दिया लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। बेसिकली ये जो स्पेस होता है, मतलब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपने लिया, उसको छोड़ दिया, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपने छोड़ दिया, बाकी का जो बचा हुआ स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स होते हैं, लैम्फ वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ये लीडिंग सेल्स करते क्या है? ये लीडिंग सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन। क्या करते हैं ये? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए एक तरीके से पेट्रोल है। ये क्या है? पेट्रोल है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की गाड़ी को स्टार्ट करेगा और स्पर्म बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये स्पर्म बनाएगा कौन? ये स्पर्म बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया। कौन बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बना दिया। मान लीजिए स्पर्मेटोगोनिया ने क्या करा? स्पर्म बना दिया। अब इस स्पर्म की जो देखभाल करने वाला होगा वो होगा सर्टोली सेल्स। इस स्पर्म को बना दिया स्पर्मेटोगोनिया ने। अब इसको मैच्योर करना, इसको खाना पानी देना, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, वो काम किसका होगा? वो काम होगा सर्टोली सेल्स का। किसका होगा? सर्टोली सेल्स का। ये नरिशमेंट देने के अलावा और भी कामें करते हैं, जैसे ये आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, इनहिबिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, एक फैक्टर होता है जो कि स्पर्म के मैचुरेशन के लिए जरूरी होता है, उसको भी रिलीज करते हैं। कौन? सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो आई होप ये टीएस का सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। सो आइए जो बातें हमने टीएस सेक्शन में देखी टेस्टिस की उन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। ईच टेस्टिस हैज 200 to 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। जो एक टेस्टिस होती है, जैसे मान लीजिए एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 200 से 250 क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और इसी एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल को जब मैं जूम करता हूं, जूम करता हूं तो मेरे को देखने को मिलते हैं 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, हमने जैसे देखा, इन पे मेल जर्म सेल्स होती हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स भी हमें देखने को मिलती हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जहां रहते हो वो एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स हैं, कंपार्टमेंट है। उस कंपार्टमेंट में एक घर है, ठीक है, और उस घर के अंदर एक छोटा सा किचन है, उस किचन में खाना बनता है। इसी तरीके से ये पूरी एक टेस्टिस है। इस टेस्टिस में छोटे छोटे फ्लोर हैं जिनको हमने बोला टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 2 से 3 कमरे हैं जिनको हमने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक रसोई है जिसको हमने बोला मेल जर्म सेल, और वो मेल जर्म सेल क्या कर रहा है? स्पर्म बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के फंक्शन की। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो डेवलप होने वाले स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिशन देता है। जैसे उसमें हमने देखा सर्टोली सेल्स हैं, वो न्यूट्रिशन दे रही हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है? एक्ट करता है एज अ ब्लड स्पर्म बैरियर, मतलब खून को स्पर्म में मिलने से रोकता है। कौन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। साथ ही साथ फेजोसाइट डेड एंड इमेच्योर स्पर्म, अगर कोई स्पर्म है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाया या फिर वो मर चुका है, तो उनको फेजोसाइट, उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम किसका होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। साथ ही साथ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, ये बेसिकली सर्टोली सेल्स का फंक्शन लिखा है। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स ये काम करती हैं।
सो यहाँ पे जो टेस्टिस का पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट की पार्ट। एसेसरी डक्ट में मैंने आपको बताया था एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंट, ये सारी क्या होती हैं, वासा डिफरेंशिया, ये सारी क्या होती है, एसेसरी डक्ट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस जो होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा इफ्रेंशिया। 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया जब आपस में मिलती हैं तो वो बनाती हैं एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस जाके ओपन होती है किसमें, वास डिफरेंट में। किसमें जाके ओपन होती है, वास डिफरेंट में। एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करना, उनको फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में मदद करना कि वो जो उनका फंक्शन है उसके लिए वो तैयार रहें, एंड साथ ही साथ जो स्पर्म मर चुके हैं उनका फेगोसाइटोसिस करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है वास डिफरेंट। वास डिफरेंट जो है वो एपिडिडाइमिस से अराइज होती है और ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको सीधा एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा, इनका पाथ पूछ लिया जाता है तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अगर हम बात करें वास डिफरेंट का फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। फिर हम आते हैं यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा पे अगर हम बात करें, मेल में जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, फीमेल में जो लेंथ होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1/5 है मेल के कंपैरिजन में, इसीलिए जो फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन फीमेल। ठीक है। सो देखिए, मैं आपको अभी फिर इससे याद दिला देता हूँ हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ा। ठीक है। हमने पेनिस का स्ट्रक्चर देखा, जितना डायग्राम में देखा उतना ही आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा नहीं पूछेगा। हमने पेनिस का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने टेस्टिस देख ली, हमने एसेसरी डक्ट्स देख ली, अब हम पढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। और दो टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा आपको पूछेगा, टेस्टिस एंड एसेसरी ग्लैंड। तो टेस्टिस हमने अच्छे से पढ़ा, अब हम एसेसरी ग्लैंड पढ़ते हैं। एसेसरी ग्लैंड, 3 एसेसरी ग्लैंड हमें पढ़ने हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। सेमिनल वेसाइकल एक पेयर में होता है, कॉपर्स ग्लैंड भी एक पेयर में होता है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिंगल होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर से बता दिया। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमिनल प्लाज्मा एंड सीमन। आपने टर्म सुने होंगे, तो इनका क्या मतलब होता है। सीमन तो बेसिकली देखिए, स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा, इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है। बेसिकली आप मूवीज वगैरह में जो देखते हैं कि उसको क्या बोलते हैं हम, आपने जैसे विक्की डोनर मूवी देखी होगी, तो विक्की डोनर मूवी में जब वो स्पर्म डोनेशन करता है तो वो स्पर्म नहीं दे रहा, वो सीमन दे रहा है, और उस सीमन में से स्पर्म को निकाला जाता है। तो सीमन क्या है, सीमन मिक्सचर है स्पर्म का और सेमिनल प्लाज्मा का। अब ये सेमिनल प्लाज्मा क्या है, ये तीनों ग्लैंड जो सिक्रेशन करेंगे उस सिक्रेशन को हम बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा, मतलब उसका जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। फ्लूइड ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलने पे क्या बनाता है, सीमन। अब हम सेमिनल वेसाइकल एंड कॉपर्स ग्लैंड दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से आपको छोटे मोटे डिफरेंस दे देगा या उनका फंक्शन पूछ लेगा, तो साइड बाय साइड देख लेते हैं। अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल्स की, तो सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो सीमन का 60 to 70% वॉल्यूम जो है वो सिक्रीट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये 20 से 25% वॉल्यूम ऑफ सीमन जो है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है। सेमिनल वेसाइकल की बात करें तो सेमिनल वेसाइकल जो फ्लूइड रिलीज करता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, अल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक होता है, जिसका pH 7.4 होता है। वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन रिलीज करता है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका pH 6.5 होता है। सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रेशन होता है वो येलो कलर का होता है, मतलब लाइट येलो कलर का होता है, और विस्कस यानी चिपचिपा होता है।
वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो मिल्की कलर का होता है, मतलब दूध जैसा जो कलर होता है वो होता है उसका। सेमिनल वेसाइकल की बात करें तो सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रेशन है उस सिक्रेशन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, जो कि एक्ट करता है, एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। जब स्पर्म को फीमेल के वजाइना में रिलीज कर दिया जाता है उस टाइम पे ये फ्रक्टोज ही होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। बेसिकली जो स्पर्म है वो इस फ्रक्टोज को तोड़ता है और वहां से एनर्जी लेता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन प्रेजेंट होता है और क्लोटीन फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन भी प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करते हैं सीमन को कोगुलेट होने में आफ्टर इजैकुलेशन। वहीं अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको बस ये कैल्शियम याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? आपको कैल्शियम याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म के एक्टिवेशन में मदद करते हैं, इसीलिए आपको बस यही याद रखना है और कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये नीट वालों के लिए है तो आप इनको अभी ना ध्यान दें, जब नीट के लिए आप पढ़ेंगे तो इनको याद कर लेना वीडियो दोबारा से देख के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर्स ग्लैंड की। ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल these secrete an alkaline fluid into urethra that protect the passing sperm by neutralizing acid from urine in urethra। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसका मेन फंक्शन है क्या। हमने देखा था कि ये जो यूरेथ्रा था इसको हमने बोला था यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों बोला था? क्योंकि ये यूरिन को भी ले जा रहा था और ये गैमेट्स को भी ले जा रहा था। अब हमें पता है कि जो यूरिन होता है इसका पीएच हाई होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है? हाई होता है, और जो गैमेट्स होते हैं वो हाई पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमें हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा कि जब भी वो गैमेट को रिलीज करना चाहेंगे तो उनको पहले इस पीएच को कम करना पड़ेगा। तो इस पीएच को कम करने का जो मेन काम होता है वो होता है कॉपर्स ग्लैंड का। वही चीज यहाँ लिखी है, ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो कॉपर्स ग्लैंड अपना एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि इस पीएच को, पीएच यहाँ पे लो मतलब एसिडिक पीएच होगा, यूरिन का एसिडिक पीएच होता है ना, तो पीएच लो होगा, तो इस लो पीएच को बैलेंस करने का काम कर लेगा, उसको न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। और इस तरीके से वो गैमेट को प्रोटेक्ट करेगा जब गैमेट पास करेगा यूरेथ्रा से। ऑल्सो सिक्रेट म्यूकस डेट ल्यूब्रिकेट एंड ऑफ पेनिस। इसके अलावा जो कॉपर्स ग्लैंड होता है वो म्यूकस भी सिक्रेट करता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेट की तरह काम करता है। अब एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया गया है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा तो याद रखिएगा। सबसे पहले सीमन में आपको बता चुका हूँ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा का मिक्सचर होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, पीएच इसका 7.2 से 7.7 होता है। वॉल्यूम ऑफ सीमन जो होता है जो एक बार में इजैकुलेट कर दिया जाता है वो होता है 2.5 से लेके 5 ml, ठीक है। और इस 2.5 से 5 ml में जो स्पर्म का नंबर होता है वो 200 से लेके 300 मिलियन होता है, यानी कि एक बार इजैकुलेशन करने पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो हैं वो रिलीज होते हैं फीमेल के वजाइना में। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल साइज एंड शेप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक मेल में फीमेल में इंटरकोर्स हुआ, मेल ने फीमेल में क्या करा, इंसेमिनेशन कर दिया। जब उसने इंसेमिनेशन करा तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो हैं वो रिलीज हो गए। इन 200-300 मिलियन स्पर्म में से 60% स्पर्म का अगर शेप एंड साइज अच्छा है तभी वो फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी रख पाएंगे, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो, ठीक है। आउट ऑफ दिस 60% एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट हैव शो वाइग्रस मोटेलिटी। मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मैथ का बहुत झंझट है। अगर मान लीजिए 100 स्पर्म है तो इन 100 में से कम 60% यानी कि 60 स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी साइज एंड शेप अच्छी होनी चाहिए, और इन 60 का 40% यानी कि ऑलमोस्ट 25 से 28 स्पर्म ऐसे होने चाहिए। इस 60 का 40% है ये।
इस 60 का 40% यानी कि 25 से 28 स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी वाइग्रस मोटालिटी हो। वाइग्रस मोटालिटी मतलब बहुत तेज वो भागते हों, तभी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्म के पाथ की, जो मैंने आपको बोला था, जो आपको याद रखना है एक्सेसरी डक्ट के लिए। तो जो स्पर्म है वो बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वहां से वो जाता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस बेसिकली डक्ट होती है जो टेस्टिस के अंदर ही होती है। वहां से स्पर्म जाता है वासाई फ्रेंशिया में, वासाई फ्रेंशिया से जाता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से जाता है वास डिफरेंस में, वहां से जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और वहां से वो जाता है कहाँ, यूरेथ्रा में। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से आ गई। तो देखिए, हमने देखा था कि ये जो वास डिफरेंस थी, इसकी जो डक्ट थी ये सेमिनल वेसाइकल के डक्ट के साथ ऐसे मिल रही थी। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और हमारी वास डिफरेंस, ये दोनों डक्ट जब आपस में मिलती है तो एक नई डक्ट बनाती है। इस नई डक्ट को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो इस तरीके से स्पर्म का मूवमेंट जो है वो होता है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो खत्म होता है। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।